मॉल में पहुंचे ही थे कि मिशिका को उसके फ्रेंड सामने दिख गए और वो मुझे तेजी से बाय बाय कहकर उनके साथ हो ली। वो नोएडा के एमआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रही है। उसके सभी मित्रों को अच्छी कैंपस प्लेसमेंट मिल गई थी। सो इसी खुशी में उसके ग्रुप के सभी साथी यहाँ पिज्जा हट में खुशियां मना रहे थे। नोएडा का यह मशहूर जीआईपी यानी ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल युवाओं का पसंदीदा स्थान है। हम गाजियाबाद में रहते हैं। मिशिका अकेले ही रोज गाजियाबाद से कॉलेज आती है, मगर इस तरह पार्टी आदि में जाना हो तो मैं या उसके पापा साथ आते हैं। यूं अकेले तैयार होकर बेटी को घूमने फिरने जाने देने की हिम्मत नहीं होती। एक तो उसके पापा का जिला जज होना, पता नहीं कितने दुश्मन कितने दोस्त, दूसरे आए दिन होने वाले हादसे। मैं तो डरी सी ही रहती हूँ, क्या करूँ, आखिर माँ हूँ ना। बच्चे अपने माता पिता की भावनाओं को कहाँ समझ पाते हैं। उन्हें तो यही लगता है कि हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा रहे हैं। कई बार मिशिका भी बड़ी हाइपर हुई इस बात को लेकर कि मम्मा आपने तो मुझे अभी तक बिल्कुल बच्चा बनाकर रखा है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ध्यान रख सकती हूँ। अब उस नादान को क्या समझाएं कि माता पिता के लिए तो बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। हाँ, मेरी तरह शायद जज साहब से वो इतना कुछ नहीं कह पाती। उनकी लाडली सिर चढ़ी जो है, जो बात मनवानी होती है मनवा ही लेती है। बात तो शायद मैं भी उसकी मान ही लेती हूँ, लेकिन उसे बहुत कुछ समझा बुझा कर जिससे वो मुझसे खींच सी जाती है। अब क्या करूँ, जब मुझे इस तरह के आधुनिक तौर तरीके पसंद नहीं आते तो मैं तो हर बार इसे ही तरजीह देती हूँ कि वो अपने पापा के संग ही आए। दोनों बाप बेटी के शौक मिजाज एक से हैं, कितनी ही देर मॉल में घुमवा लो, दोनों में से कोई पहल नहीं करता घर चलने की। मैं भी कभी कभी बस फंस ही जाती हूँ, जैसे आज वो नहीं वक्त निकाल पाए, कोर्ट में कुछ जरूरी काम था। मैं थोड़ी देर तक यूं ही एक दुकान से दूसरी दुकान में टहलती रही। खरीदारी तो वैसे भी मुझे कुछ यहाँ करनी नहीं होती, वो तो मैं हमेशा अपने शहर की कुछ चुनिंदा दुकानों से ही करती हूँ। सरकारी गाड़ी में अर्दलियों और सिपाहियों के संग रौब से जाओ और बस रौब से वापस आ जाओ। सामान में कोई कमी हो तो चाहे महीने भर बाद दुकान पर पटक आओ। यहाँ मॉल में इतनी भीड़ में किसको किसकी परवाह है। कौन पहचान रहा है कि जज की बीवी शॉपिंग कर रही है या कोई और। शायद इतने सालों से इसी मॉल की आदी हो गई हूँ और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। खैर, समय तो गुजारना ही था। यूं ही बेमतलब घूमते रहने से थकान सी भी होने लगी थी। घड़ी पर नजर डाली तो बस आधा घंटा ही बीता था। सोचते विचारते मैं मैकडोनाल्ड की तरफ आ गई। कार्य दिवस होने के बावजूद वहां इतनी भीड़ थी कि बस लगा कॉलेज बंद करके सब बच्चे यहीं आ गए हों। मॉल को देखकर मिशिका का ख्याल फिर दिलो दिमाग पर छा गया कि पता नहीं ये क्या मॉल वॉल में पार्टी करने का प्रचलन हो गया है। अरे तसल्ली से घर में मित्रों को बुलाओ, खूब खिलाओ पिलाओ, मौज मस्ती करो, कोई मनहाई थोड़ी ही है। थोड़ी देर में ही सही मेरा भी कॉफी का नंबर आ ही गया था। कॉफी और फ्रेंच फ्राइज लेकर भीड़ से बचते बचते मैं एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई और अपने चारों तरफ देखती कॉफी का सिप भरती जा रही थी। तभी मेरे पास एक बड़ी स्मार्ट सी महिला आई और खाली पड़ी सीट की ओर इशारा कर बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप चाहें तो यहाँ बैठ सकती हैं। इतना कहने के साथ ही मेरी इधर उधर की सोच पर वर्तमान ने ब्रेक लगा दिया। मैं उस सम्राट महिला को कॉफी पीते पीते देखती रही। उसने कांजीवरम की भारी सी साड़ी पहन रखी थी, उसी से मेल खाता खूबसूरत सा कोई नेकलेस डाल रखा था। पर्स भी उसके हाथ में बहुत सुंदर सा था। कुल मिलाकर वो हाई सोसाइटी की दिख रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, अटपटा सा लग रहा था कि उसके सामने मैं फ्रेंच फ्राइज का मजा अकेले ही ले रही थी और वो सिर्फ कॉफी लेकर बैठी थी। संकोच छोड़ मैंने अपने चिप्स उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अकेले ही शॉपिंग हो रही है? अपने होठों पर हल्की सी हंसी लाकर वो बोली, शॉपिंग नहीं, आज तो अपने बेटे के संग आई हूँ। दरअसल आज बच्चों की गेट टुगेदर है। मेरे पति रिटायर आईएएस हैं, यहीं सेक्टर 30 में हमारा छोटा सा घर है। पति तो अपनी ताशमहल
मंडली में व्यस्त रहते हैं और मैं बस कभी क्लब, कभी किटी और कभी समाज सेवा। रिटायर होने के बाद कहीं ना कहीं तो अपने को व्यस्त रखना ही पड़ता है ना। आज मेरा छोटा बेटा समर्थ बोला कि मम्मा मेरे संग मॉल चलिए, आपको अच्छा लगेगा। सो आज यहाँ का कार्यक्रम बना लिया। उसने 2-4 फ्रेंच फ्राइज बिना किसी झिझक के उठाते हुए बताया। हम समझ गए थे कि हमारे बच्चे एक ही ग्रुप में हैं। थोड़ी देर में ही हम सहज होकर बातें करने लगे। कुछ अपने परिवार के बारे में वो बता रही थी और कुछ मैं। बीच बीच में हम खाने पीने की चीजें भी मंगाते जा रहे थे। अब किसी के संग रहने से अच्छा लगने लगा था। बातों बातों में ही पता चला कि उनके 2 बेटे थे। छोटा समर्थ मिशिका के संग पढ़ रहा था और बड़ा पार्थ इंजीनियरिंग के बाद पिछले साल सिविल सर्विस में सिलेक्ट हो गया था। इस समय लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। मैंने सोचा कि बाप बेटा दोनों आईएएस। शुरू में ही मुझे लग गया था कि मेरी तरह ये महिला कोई ऊंची हस्ती है। उनका बेटा आईएएस है और जल्द ही वो उसकी शादी करने की इच्छुक है। ये जानकर तो मेरी रुचि उनमें और भी बढ़ गई। मैं तो खुद मिशिका के लिए अच्छा वर ढूंढने की कोशिश में थी और एक आईएएस लड़के को अपना दामाद बनाना तो जैसे मेरे ख्वाबों में ही था। पार्थ के बारे में जानकर मुझे सब कुछ अच्छा लगा था, लेकिन एक अड़चन थी कि वे कायस्थ थे। हमारी तरह ब्राह्मण नहीं थे, जो मेरे लिए तो जमीन और आसमान को मिलाने वाली बात थी। अपनी इकलौती बेटी की गैर जाति में शादी करना मेरी सोच में कहीं दूर दूर तक नहीं था। एक तरह से तो मैं इस तरह के विवाह के बिल्कुल खिलाफ थी। मेरा मानना था कि अपनी जाति, अपने धर्म के लोगों के बीच ही शादी ब्याह जैसे रिश्ते करने चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे से, परिवारों से आपसी समझ और तालमेल बैठा सकें और सुखी संसार बसा सकें। मुझे हमेशा से ये अनुभव होता था कि इसके विपरीत शादियां कभी सुखद और सफल नहीं होती। शुरू में तो सब ठीक ठाक चलता है, पर कुछ समय बाद कहीं तलाक होता है तो कहीं जबरदस्ती रिश्तों का ढोया जाता है। यहाँ तक कि अपने परिवारों में होने वाली कई इस तरह की शादियों में मैंने अपना पूरा विरोध जाहिर किया था। ऐसा नहीं है कि जाति बिरादरी में शादियां करके किसी तरह की टेंशन नहीं होती या इस तरह की शादियां टूटती नहीं हैं, फिर भी काफी हद तक इन मामलों से बचा जा सकता है। और मेरे अनुभवों ने मुझे यही सिखाया है कि जब एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती तो ये तो समाज की सोच है जो ना कभी एक हुई है और ना होगी। इन सभी बातों में जज साहब और मेरे विचार एक से नहीं हैं, तो औरों की क्या कहूँ। कई बार उन्होंने अपनी बातों से मुझे भी समझाने की कोशिश की है, मगर मैं कभी इतने बड़े दिल की हो ना पाई। पिछले साल मैंने अपना ये विरोध अपने भैया पर थोप दिया था, जब उन्होंने बताया कि वो अंतरा यानी मेरी भतीजी की शादी एक ईसाई लड़के से तय कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। लड़का और उसका परिवार सब कुछ बहुत बढ़िया है। हम लोगों को बच्चों की खुशी के अलावा और क्या चाहिए। तब भैया की बात सुनकर मैंने बवंडर मचा दिया था। आपने तो भैया हद ही कर दी। बच्चों की जिदें क्या यूं ही आंखें मूंद कर पूरी की जाती है। ईसाई लड़के से विवाह करोगे अपनी अंतरा का, 4 दिन भी नहीं निभा पाएगी वो इस अलग जाति और धर्म के लड़के के संग, और फिर कर लो जो आपकी मर्जी हो। मैं तो इस गलत शादी में आने से रही। मेरी बातों के आक्रोश ने भैया को भयभीत कर दिया और उन्होंने ये कहकर उस रिश्ते को टाल दिया कि इकलौती छोटी बहन ही शादी में शरीक नहीं होगी तो दुनिया क्या कहेगी। उस दिन के बाद से अंतरा ना अपने पापा से बात कर रही और ना मुझसे। एक दिन गुस्से में आकर वो अपनी भड़ास निकाल गई थी। बुआ, आपने मेरा प्यार, मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। हम सब ने हमेशा आपको इतना प्यार, सम्मान और स्नेह दिया, उसका ये सिला दिया आपने। कल को आपको अपनी मिशिका की ऐसे ही किसी लड़के से शादी करनी पड़ी, तब मैं देखूंगी कि कैसे आप जाति और धर्म का भेदभाव कर उसका दिल तोड़ पाती हैं। उसकी आंखों में भरे हुए आंसू और अपने लिए नफरत आज भी मुझे विचलित कर देते हैं। मुझे इस बात का एहसास बाद में हुआ कि वो उस लड़के के प्यार में इतनी दीवानी है कि उसके बिना किसी और से शादी नहीं करेगी।
कभी कभी खुद पर भी बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इस कदर क्यों अपनी इच्छा, अपने विचार भैया पर थोपे। फिर सोचती हूँ तो लगता है कि आखिर मैंने गलत ही क्या किया। वो मेरे अपने थे, अगर अपनों को उनकी गलती का एहसास करा दिया तो क्या गलत किया। अंतरा मेरी कोई दुश्मन थोड़ी ही थी। खुद भैया भी तो पता था कि मैं अंतरा से कितना प्यार करती हूँ, पर मुझे उस समय जो सही लगा मैंने वही किया। अब वही बातें मेरे जहन में आ रही थी। मैकडोनाल्ड की उस मुलाकात ने थोड़ी ही समय में दोनों माओं के बीच एक दोस्ती का रिश्ता बना दिया था। अपने अपने मोबाइल नंबर और अते पते देकर हमने विदा ली थी। रास्ते भर मैं मिशिका से अपनी इस नई दोस्त की बातें करती रही और वो भी अपनी तरह तरह की बातें मुझे बताती रही। उसके दोस्त की मम्मी के संग मैं आज सारे दिन रही और बोर नहीं हुई। उससे मेरी बेटी बहुत संतुष्ट थी, बोली, मम्मा आज आप बोर नहीं हुई? नहीं तो पिछली बार की तरह मुझे सारे रास्ते आपके भाषण सुनने पड़ते। चलो आगे से जब भी ऐसी कोई पार्टी होगी तो मैं आंटी से कहूँगी कि वो भी आपको कंपनी देने आ जाएं। तब तो ठीक रहेगा ना मम्मी? मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी कि मम्मा इतनी देर क्या करेंगी। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी थी। घर आने के बाद तरोताजा होकर मैं बैठी ही थी कि मेरा मोबाइल बज उठा। नंबर देखा तो आज की बनी फ्रेंड मिसेस सक्सेना का ही था। तुरंत रिसीव किया। आप घर पहुंच गई क्या? मुझे तो आपकी बड़ी याद आ रही है। सोच रही हूँ कि जल्द ही किसी रोज गाजियाबाद आकर आपसे मिलूं। आपसे मिलकर बातें करके बहुत अच्छा लगा। हाँ मैं भी बस आपके बारे में ही सोच रही थी। कभी कभी किसी से अचानक मिलने पर भी ऐसा नहीं लगता कि हम जिंदगी में पहली बार मिले हैं। मैंने भी उनकी बात का जवाब उन्हीं के अंदाज में दे दिया। थोड़ी देर तक इसी तरह इधर उधर की बातें होती रही। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ कि उन्हें अपने घर अगले सप्ताह होने वाली पार्टी के लिए आमंत्रित कर दिया। मॉल में श्रीमती सक्सेना से इसलिए पार्टी आने को नहीं कहा था कि जज साहब से पूछकर कहूंगी, पर अब जब उन्होंने ये बताया कि मसूरी से इस रविवार को 5 दिन के लिए पार्थ भी आ रहा है तो बस उसे देखने की इच्छा दिल में जाग उठी और बोल बैठी, अरे तो आप सब लोग इस रविवार को हमारे घर आइए ना, एक छोटी सी पार्टी रखी है, जज साहब को अच्छा लगेगा। वो भी तुरंत तैयार हो गई, जैसे आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हो। शाम को जज साहब कोर्ट से लौटे तो चाय के दौरान मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया और अपने दिल की चाहत भी कह बैठी। इतना अच्छा लड़का है, IAS है, परिवार भी समझदार और हैसियत वाला है, कायस्थ है। क्या ही अच्छा होता कि हमारी तरह वो भी ब्राह्मण होते तो हाथ जोड़कर उनसे मिशिका के लिए उनका पार्थ मांग लेती। मेरे स्वभाव से परिचित जज साहब ने इस बात को जरा भी तूल नहीं दिया। सामान्य भाव से बोले, अरे निशी, जिस रास्ते जाना नहीं उस बारे में क्या सोचना। जब हम मिशिका के लिए लड़का ढूंढने निकलेंगे तो देखना लड़कों की कोई कमी नहीं आएगी। अभी तो हमारी बेटी का इंजीनियरिंग का ही 1 साल बचा है, फिर उसे MBA भी करना है। अभी कई साल हैं उसकी शादी में। मैंने भी सोचा कि जज साहब सही तो कह रहे हैं, अपनी जाति में भी लड़कों की कोई कमी थोड़ी ही है। अभी ऐसी जल्दी ही क्या है। अंतरा की तरह मिशिका का किसी गैर जाति में अफेयर थोड़ी है जो मैं इस विषय में सोचूं। देखते ही देखते हफ्ता निकल गया। पार्टी का भी दिन आ गया। लॉन में ही पार्टी का इंतजाम किया था। पहली बार मिशिका ने पार्टी का जिम्मा अपने सिर पर लिया था। बोली, मम्मा अभी परीक्षा की कोई टेंशन नहीं है, इस बार मैं देखूंगी सारा इंतजाम। सुनकर पहली बार एहसास हुआ कि बेटी बड़ी हो गई है। पार्थ का ख्याल एक बार फिर दिमाग में आ गया, मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं चाह कर भी ये रिश्ता नहीं कर सकती थी। मुझे इस समय अपनी भतीजी के गुस्से में कहे शब्द याद आ रहे थे। घर में मेहमान आने शुरू हो गए थे। मैंने अपनी सोच को दरकिनार करने की कोशिश की और मेहमानों की आवभगत में लग गई। जज साहब के कुछ करीबी जल्दी ही आ गए थे। वो उन्हें पीने व पिलाने में व्यस्त हो गए। मैं और मिशिका मेहमानों के स्वागत में लग गए थे। बेटी पर बार बार नजरें जाकर ठहर जाती, क्योंकि आज वाकई वो बहुत सुंदर लग रही थी। अचानक दिल में ख्याल आया कि अगर आज की पार्टी में पार्थ उसे देख ले और पसंद कर ले, या उसकी मम्मी ही मिशिका को अपने बेटे के लिए मांग ले, तो
अचानक ही वो परिवार आंखों के सामने आ गया। श्रीमती सक्सेना अपने पति व दोनों बेटों के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए आती दिखाई दी। समर्थ को तो उस दिन मॉल में ही देख लिया था, पर पार्थ तो उससे भी 4 कदम आगे था। ये लड़का इतना हैंडसम होगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। उस पर IAS भी। मुझे फिर लगा कि मेरी चाहत मेरी सोच पर हावी हो गई है। फिर से मेरी चाहत जोर पकड़ने लगी कि ये लड़का तो बस मेरा दामाद हो जाए। तभी नजदीक आकर दोनों भाइयों ने मेरे और जज साहब के पैर छुए। मन कहीं अंदर तक उन्हें अपना मान गया। सक्सेना दंपति तो हम बड़ों के ग्रुप में शामिल हो गए और दोनों भाई मिशिका के फ्रेंड्स ग्रुप में। पार्टी खूब मजेदार चली। खाना खाने के बाद सभी लोग एक एक कर जाने लगे थे, मगर सक्सेना परिवार अभी जमा हुआ था। मुझे भी उनके जाने की कहाँ जल्दी थी। मिशिका पार्थ के संग खड़ी कितनी अच्छी लग रही थी। मन में सचमुच ही बहुत मलाल था कि वे कायस्थ है। अब तक करीब सभी मेहमान जा चुके थे। रात के 11 बज चुके थे। 30 अक्टूबर की रात शरीर में ठंडी ठंडी हवा की सिहरन सी हो उठी थी कि मिसेस सक्सेना ने 1 कप कॉफी हो जाए फिर हम भी चलेंगे कहकर अभी थोड़ा और रुकने का संकेत दिया। अरे क्यों नहीं कहते हुए वेटर को 4 कप कॉफी लाने का ऑर्डर दे दिया। मिशिका दोनों भाइयों को अभी अभी अंदर ले गई थी। शायद अपना शानदार कमरा दिखा रही हो। लड़कियों को अपना कमरा दिखाने का बहुत क्रेज होता है। कॉफी आ गई थी। हम चारों हंसी मजाक के साथ कॉफी का मजा ले रहे थे कि वो हो गया जो मेरी सोच में तो निरंतर चल रहा था, मगर हकीकत में उसका कोई अनुमान नहीं था। सक्सेना साहब ने विनम्रता से अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, अगर आप लोग हमें दे सके तो अपनी मिशिका को हमारे पार्ट के लिए दे दीजिए। उनके कहने के साथ ही मिसेस सक्सेना भी अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं तो स्तंभ भौचक्की किंतव्य विमूढ़ सी रह गई। जज साहब ने मेरी तरफ देखा। 2-4 पल यूं ही खामोशी में निकल गए। फिर जज साहब ने कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। पार्ट हमें भी बहुत पसंद आया है और फिर आपसे अच्छा और कौन मिलेगा हमें। जज साहब की यह बात सुनकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में अब मैं क्या करूं। ना हाँ करने की स्थिति में थी और ना ही ना करने की। फिर कुछ सोचती हुई बोली, अरे मिशिका से भी तो पूछना होगा ना, उसकी भी राय जानना जरूरी है। आपको तो पता है कि आजकल के बच्चे। मुझे लगा कि चलो इस बहाने कुछ तो वक्त मिलेगा सोचने का, फिर कुछ सोचकर मना कर देंगे। सही बताऊं तो भैया भाभी अंतरा किसी का भी सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरी इस बात को सुनकर मिसेस सक्सेना के साथ जज साहब और सक्सेना साहब दोनों हंस पड़े। इसके पहले कि मैं कुछ कह पाती, मिसेस सक्सेना अपनी हंसी रोकती हुई बोली, अच्छा पहले ये तो बताइए आप तो राजी हैं ना। मुझे तो बहुत खुशी होगी आपसे जुड़कर। मैं इसके अलावा और क्या कह सकती थी। जब जज साहब ने इसकी स्वीकृति दे दी, मगर मिशिका, मैंने फिर इससे बचने की कोशिश की। अरे मिसी जी, मुझे तो बस आपकी ही इजाजत चाहिए थी, बाकी सबकी इजाजत तो पहले से ही है। इस बार सक्सेना साहब ने जिस अंदाज में कहा, मेरा चौंकना लाजमी था। असमंजस में बोली, मतलब? अरे निशी, तुम्हारी और मिसेस सक्सेना की मुलाकात मॉल में इसलिए ले तो कराई कि आप दोनों में दोस्ती हो जाए, वरना तो मैं भी जा सकता था उस दिन। मैंने तो कोर्ट में व्यस्त होने का बहाना किया था। हम लोग काफी दिनों से योजना बना रहे थे कि तुम दोनों को कैसे मिलाया जाए। सो इत्तेफाक से मिशिका की गेट टुगेदर निकल आई। हालांकि मॉल में मिलवाना मुश्किल था, लेकिन बच्चों ने सब मैनेज कर लिया। जज साहब बोलते जा रहे थे और मैं आंखें फाड़ उन्हें सुने जा रही थी। निशी, जब मॉल से लौटकर तुमने पार्थ के बारे में अपनी चाहत बताई तो मुझे लगा कि हमारा तीर निशाने पर लगा है। प्रकट में मैंने तुम्हारी बात को तूल नहीं दिया था। निशी, तुम्हें याद होगा कि 4 साल पहले मैं जब एक सेमिनार में अमेरिका गया था तो वहां उसमें सक्सेना साहब भी मिले थे। भारत से जो खास लोग उस सेमिनार में भेजे गए थे उनको एक ही होटल में ठहराया गया था और सक्सेना साहब का कमरा मेरे बगल में ही था। दोस्ती होना तो लाजमी ही था ना। देखो, तुम्हारी और मिसेस सक्सेना की दोस्ती तो चंद घंटों में ही हो गई, जबकि हम तो पूरे 15 दिन साथ रहे। इसी दौरान एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो सक्सेना साहब ने ही मुझे संभाला था और वे सारी बातें यहाँ आने पर मैंने तुमको बताई थी। हाँ, मुझे याद है। मैं कुछ खोई खोई सी बोली।
उन्हीं दिनों हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। दोस्ती के उन्हीं लम्हों में हमने आपस में एक वचन लिया कि समय आने पर मिशिका और पार्थ की शादी कर देंगे। आज पार्थ IAS हो गया है, मगर दोस्ती में किए गए वादे में कहीं कोई कमी नहीं आई है। सक्सेना जी के पास तो अब कितने अच्छे अच्छे ऑफर आ रहे होंगे, जबकि ये जानते हैं कि मैंने तो जिंदगी भर शोहरत और इज्जत के अलावा कुछ नहीं कमाया। मेरे पास अपनी मिशिका को उन्हें सौंपने के अलावा और कुछ देने को नहीं है। सक्सेना साहब ने जज साहब का हाथ अपने हाथों में ले लिया था और भाव विभोर होकर बोले, ऐसी वैसी कोई बात मत कीजिएगा जज साहब, नहीं तो मैं उठकर चला जाऊंगा। जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, मगर दोस्ती, अच्छे लोग, अच्छा परिवार बहुत कम लोगों को मिल पाता है, और अगर हम लोग उन्हीं में से एक हैं, हमें आप मिले हैं। सुन रही हो निशी, तुम जाति बिरादरी की बातें करती रहती हो, क्या इनसे अच्छा तुम्हें मिशिका के लिए कुछ मिल पाएगा? अच्छे लोग, अच्छे रिश्ते, अच्छे परिवार, इन सब से बढ़कर ना धर्म है, ना जाति है और ना ही कुछ और। आज मैंने बिना तुम्हारी इच्छा जाने इस रिश्ते को हाँ कर दी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सही काम कर रहा हूँ और अदालत में आए दिन परिवारों के टूटने बिखरने के मामले मैंने सुने और निपटाए हैं। उनमें रिश्ते टूटने की वजह यह शायद ही हो कि उनकी जाति अलग थी या धर्म। मुझे माफ करना निशी, तुम्हारी बेसिर पैर की बातों के लिए मैं इतना अच्छा रिश्ता नहीं ठुकरा सकता। अच्छा लड़का सोचकर ही पार्थ से मिशिका की शादी की बात खुद तुम्हारे दिमाग में आए, इसके लिए ही वो मुलाकात करवाई गई और अब ये पार्टी भी रखी गई ताकि इस ड्रामे का सुखद अंत कर दिया जाए। पत्नी को काफी कुछ कहकर अंत में जज साहब ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मेरे ख्याल से अब तुम्हें भी समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी सोच बहुत संकीर्ण थी, वक्त और जमाने से हटकर थी। तुम्हारे भैया तुम्हारी बात सुनकर अपनी बेटी का जीवन बिगाड़ सकते हैं, पर मैं नहीं। सभी अपनी अपनी बात कह चुके थे। मिशिका और पार्थ भी अपनी स्वीकृति दे चुके थे। अब मेरी बारी थी, सो मैंने भी हाथ जोड़कर इस रिश्ते को अपनी स्वीकृति दे दी। मिसेस सक्सेना ने उठकर मुझे गले लगाते हुए कहा, बधाई हो निशी जी, सब कुछ कितनी जल्दी हो गया ना। अभी अभी तो हम दोस्त बने थे और अभी अभी समधी ने। उन्होंने अपने गले में पहना एक जड़ाऊ हार उतारकर तुरंत मिशिका को पहनाते हुए कहा, आज से तुम्हारी एक नहीं दो माएँ हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, मगर दिल में कहीं एक डर और चिंता थी जो मुझे खुलकर खुश नहीं होने दे रही थी। क्या करूंगी, कैसे जाऊंगी भैया भाभी के सामने, ये सोच सोचकर ही मेरी जान सूखी जा रही थी। सभी थक कर सो गए थे, मगर मेरे मन का डर और अपराध भाव मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। अगली सुबह काफी देर से आंखें खुल पाई। पता नहीं कितने बजे नींद आई थी। घड़ी पर नजर पड़ी तो पूरे 10 बज रहे थे। जज साहब के कोर्ट जाने की बात दिमाग में आते ही मैं तेजी से उठी कि भाभी ने चाय के प्याले के साथ कमरे में प्रवेश किया और हंसती हुई बोली, क्या निशी, इतनी बड़ी खुशखबरी है और तुम सो रही हो अब तक? जिस बात के लिए मैं अब तक इतनी परेशान थी वो इतनी आसानी से सुलझ जाएगी मैंने सोचा भी न था। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मुझे हैरान देख भाभी बोली, सुबह सुबह ही नंदोई जी का फोन आ गया और फोन पर उन्होंने जब रिश्ता तय होने की बात बताई तो हमसे रहा नहीं गया और आपकी खुशी में खुशी मनाने चले आए। अपनी जीजा जी को देखने के लिए अंतरा भी बेचैन हो रही है। शाम को वो भी यहीं आएगी। सक्सेना परिवार को भी बुला लिया है। आज का डिनर मामा मामी की तरफ से शहर के सबसे अच्छे होटल में। भाभी बोले जा रही थी। मैं हैरत में पड़ी। भाभी का चेहरा पड़ने में लगी थी, मगर वहाँ स्नेह व प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं था। मेरे इतना बड़ा दुख देने के बावजूद भाभी का ये व्यवहार कुछ समझ में नहीं आया तो मैं भाभी से लिपट कर जोर जोर से रो पड़ी। भाभी, मैं इस लायक कहाँ कि आप मुझे इतना प्यार दें। मैंने आप लोगों को अपनी गलत सोच की वजह से इतना दुख पहुँचाया। मैं तो आपको अपना मुँह भी दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं कितनी बुरी हूँ भाभी, कितनी बुरी। मेरा रुदन तेज हुआ जा रहा था और भाभी मेरी पीठ सहलाए जा रही थी। मत रो निशी, मत रो। अब वो भी तुम्हारा हमसे आघात प्रेम ही तो था, वरना किसी को क्या पड़ी है। अच्छा हो या बुरा, तुम्हें गलत लगा इसीलिए तुमने रोका और हमें तुम्हारी बात सही लगी इसीलिए हमने उसे मान लिया। तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है निशी। जो हो गया उसे भूल जा और दिल खोल कर आने वाली खुशियों का इंतजार कर। तभी कमरे में जज साहब के संग भैया आते आते बोले,
मेरे मन का बोझ इतनी सहजता से उतर जाएगा सोचा नहीं था। मैंने कृतज्ञता से जज साहब को देखा, जिन्होंने अपनी समझदारी से इतनी बड़ी खुशी मुझे दे दी थी। उन्होंने मेरी आंखें पढ़ ली और मुस्कुरा दिए, मगर अभी तो अंतरा का दुख है मेरे सामने। वो तो बहुत नाराज है अपनी बुआ से, उसे कैसे वापस पा सकूंगी मैं। अरे अपने बच्चे छोटे छोटे हैं, ज्यादा देर तक अपने बड़ों से नाराज नहीं रहते। मैंने उसे समझाया है निशी, उसके मन में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। भैया बोले तो साथ साथ भाभी भी बोल पड़ी। और अभी सुबह सुबह ही तो फूफा जी से उसकी ढेरों बातें हुई है, और फूफा जी ने उससे वादा किया है कि अब चाहे उसकी बुआ कुछ भी कहे, वो अपनी अंतरा की शादी उसी के संग कराएंगे जिसे वो पसंद करती है। पहले चर्च में अंतरा की उस ईसाई लड़के से शादी होगी, फिर मिशिका की मंडप के नीचे। बच्चे जितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं उतनी ही जल्दी मान भी जाते हैं निशी। भाभी अपनी बात कह चुकी थी तो मैंने खुश होकर तुरंत कहा, और अब सबसे पहले तैयार होकर हम लोग वहां चलेंगे। मुझे भी तो अपने दूसरे दामाद को शाम के डिनर के लिए आमंत्रित करना है, उनसे भी तो माफ़ी मांगनी है इस बुरी बुआ को। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।